दोस्तों, मैं शुरुआत में इतना आपको अर्ज कर दूं कि ये याद रखना आवश्यक है कि हम क्या नहीं कर रहे हैं। आज हम आत्म प्रशंसा के लिए या एक बहुत दावा करने के लिए कि हम जीत गए हैं और तुम लोग गलत हो, उसके लिए नहीं आए हैं। सिर्फ हम कुछ सिद्धांतों को आपके सामने उजागर करने के लिए आए हैं। ये बताने के लिए नहीं आए कि हम विजयी हैं और आप पराजय हुए हो। ये समय है 3-4 मूल सिद्धांतों को याद रखने के लिए। पहला कि जब जब स्वतंत्रता, लिबर्टी का मुद्दा आता है तो सबसे बड़ा जो एक संरक्षक है जिसकी तरफ हम देखते हैं, नागरिक देख सकता है, जो सिर्फ वही चीज है नागरिक के लिए, वो है हमारा न्यायिक सिस्टम, हमारे न्यायालय, हमारे कानून। हमको ये याद रखना है जो सैकड़ों बार, कई 100 साल पहले से कहा गया है कानून में, कितने भी ऊंचे हो, कहीं भी हो, कभी ये ना भूलो कि आप कानून के नीचे हो। बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। ये सिद्धांत बार बार न्यायालय शासकों को याद दिलाता है। तीसरा, जब जब आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। आपने एक भावना, एक फेथ और कमिटमेंट दिखाया कोर्ट कचहरी न्यायालय के विषय में, और अंततोगत्वा अन्याय से आप बचे। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें कोई सब जुडिस रूल का मुद्दा नहीं है। ये निर्णय आ गया है, हम स्वतंत्रता से बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सीमाओं के अंदर जानबूझ के बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं दर्शाना चाहता हूं कि मैं कोई दावे कर रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस केस की यात्रा बहुत अल्प समय में कई अलग अलग जगहों से निकली है, बल्कि दौड़ी है, क्योंकि बहुत कम समय में ये काम होना पड़ा था। एक कामरूप के मैजिस्ट्रेट में ये कहानी शुरू हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 तारीख के बाद। उसके बाद ये तेलंगाना के हाई कोर्ट गई थी, फिर उच्चतम न्यायालय आई, वहां से गुवाहाटी हाई कोर्ट भेजा गया, और आज अंततोगत्वा उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया। इस पूरे प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में, हमने पूर्ण रूपेण आस्था दिखाई, विश्वास दिखाया, और हमें पूरी आशा और विश्वास था कि न्याय और सच्चाई की जीत होगी। ये हमको जो सबसे महत्वपूर्ण कानूनी, संवैधानिक, गणतांत्रिक सिद्धांत याद दिलाता है, वो एक है कि जब कोई मानहानि का आरोप हो, और अभी हम आरोप के क्षेत्र में हैं, तो आपको एक प्रश्न सबसे पहले पूछना चाहिए, क्या गिरफ्तारी के बिना तहकीकात नहीं हो सकती? अगर गिरफ्तारी के बिना तहकीकात असंभव है तो वो बहुत 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 रेयर केसेस में आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन जिसको हम त्रिकोण वाला टेस्ट कहते हैं, ट्रिपल टेस्ट कहते हैं, भगोड़ा होने का कोई सवाल नहीं है, जाना माना व्यक्ति है, समाज में, घर में, राजनीति में उसकी जान में उसकी एक पहचान है, वो अंडरटेकिंग दे सकता है कि वो हर हफ्ते इस बार आएगा तहकीकात के लिए, जवाब देने के लिए, पूछताछ के लिए। आजकल विदेश भागने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि पासपोर्ट अवेलेबल होता है जब्त होने के लिए। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है, इसमें सब कुछ पारदर्शी रूप से सामने रखा गया है। कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है जिनसे भय हो सकता है कि जिनसे कोई इंटरफेयर किया जाए। तो ऐसे संदर्भ में प्रश्न उठता है, क्या उद्देश्य है गिरफ्तारी के भय से 75 लोगों को निजामुद्दीन भेज देना, या 60 लोगों को निजामुद्दीन भेज देना, जैसे कोई आतंकवादी खड़ा है वहां पर? उसका उद्देश्य एक ही हो सकता है कि आप किसी को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, किसी को बेशर्मी से हैरेस करना चाहते हैं, और ये कानून संतुलित रूप से अनुमति नहीं देता है, क्योंकि आपकी तहकीकात और गिरफ्तार के बीच में एक संतुलित इक्वेशन होना चाहिए। एक और व्यापक मुद्दा है, और मैं विनम्रता से कहूंगा, मैं कोई भी नहीं हूं वैसे सुझाव देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री वापस बन सकते हैं 4 तारीख को, वापस नहीं बने वो मुद्दा है ही नहीं। चाहे जीते वो हारे, उनको ये सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि जो 3 पन्नों में उच्चतम न्यायालय ने
पैराग्राफ 22 में कोट किया है उनको, माननीय मुख्यमंत्री को, और कई चीजें कोट नहीं की हैं जो मेरी याचिका में है, जो न मैं बोल सकता हूं न कोट कर सकती है उच्चतम न्यायालय। तो मैं एक बड़ा विनम्रता से प्रश्न पूछूंगा कि क्या यह शोभा देता है किसी शपथ ग्रहण संवैधानिक पदासीन व्यक्ति को? और ये चुनाव की बात नहीं है, आप जीते कल आप हारें कल। ये बात है कि क्या फर्क है आपके बीच में, हमारे बीच में, हमारे गौरवशाली गणतंत्र के बीच में और हमारे पड़ोसियों के गणतंत्र के बीच में, जहां ये सब चीजें होती हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर वो हमारे सुझाव से नहीं स्वतः इस बात पर पुनर्विचार करें और कम से कम गंभीर रूप से खेद प्रकट करें, मैं माफी की बात नहीं करता, तो वो खुद अपने आप को ऊंचा लेंगे, हमको कोई उससे खास सरोकार नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के धमकियां, इस प्रकार के संदर्भ और इडियम्स का इस्तेमाल किया गया है जो शर्मनाक हैं और किसी भी गणतंत्र में, किसी भी चुनाव अभियान में उनकी जगह नहीं है। अंत में मैं 2-3 पहलू और बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक पहलू रोचक है, महत्वपूर्ण है। हमारी न्यायिक पूरे सिस्टम में जो सबसे निचला होता है मैजिस्ट्रेट होता है। तो शायद आपको पता नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 तारीख वाली के 2 दिन बाद 7 तारीख को सरकार ने, प्रदेश ने अपने पूरे जबरदस्त फोर्स के साथ एक NBW जिसको कहते हैं नॉन बेलेबल वारंट की याचिका डाली, जो एक प्रकार से अरेस्ट की याचिका होती है। उसको बहुत व्यापक रूप से सुना, 5-7 पन्नों के कारणों के साथ उसको खारिज किया और उस न्यूनतम श्रेणी के जज ने कहा कि गिरफ्तारी की मांग इन सब तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए लगती है कि फैंसीफुल है, स्पेकुलेटिव है, अनसब्सटेंशिएटेड, यानी उसमें कोई मजबूती नहीं है, वो एक दिमाग की सोच है, उसमें सत्य या तथ्य नहीं है। 1-2 और पहलू जिस निर्णय के विरुद्ध हम उच्चतम न्यायालय में आए, जो उच्चतम न्यायालय ने आज निर्णित किया है, उसमें कई पैराज हैं जिसमें कि ऐसे प्रावधानों का जिक्र है जो न कंप्लेनेंट ने, न याचक ने, न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, न FIR ने, कंप्लेंट ने कहा है। एक उदाहरण है अनुच्छेद 339 का। आरोप नहीं लगा है लेकिन उच्च न्यायालय में उसका जिक्र आ गया है। इसकी बात उच्चतम न्यायालय ने की है। दूसरी बात जो उच्चतम न्यायालय ने की है वो कहा है कि हम भूल जाते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल यानी अरेस्ट की पहली वाली बेल में वो मूल सिद्धांत जो है हमारे कानून का सैकड़ों वर्षों से, कि आपको जब तक आप साबित नहीं होते दोषी, आपको दोषी नहीं मान सकते, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, वही एक मूल सिद्धांत है जिसके आधार पर एंटिसिपेटरी बेल आधारित है, उसको नहीं भूला जा सकता। तीसरा पहलू कि हर प्रकार के प्रावधानों को डाल दिया गया, इसको मानहानि से एक अलग केस बनाने के लिए 9 प्रावधानों का इस्तेमाल किया और 9 के 9 हमने सिद्ध किया बेलेबल हैं। एक शेड्यूल होता है कानून में जिसमें लिखा आता है बेलेबल। बेलेबल का मतलब होता है कि इतना निचले दर्जे का उसमें पनिशमेंट है कि आप ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं कोर्ट कचहरी में। पुलिस भी बेल देने का अधिकार क्षेत्र रखती है, यद्यपि हमें कोई आशा और विश्वास नहीं है कि असम पुलिस के बारे में जो कहा गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उसके बाद असम पुलिस कभी सोचेगी भी अपने आप बेल देने की। तो 11 में से 9 ऐसे प्रावधान हैं और फिर भी अरेस्ट के लिए लोग भाग रहे हैं इस व्यक्ति के पीछे। और अंतिम इसमें पक्ष जो है, पहलू है, वो ये है कि हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्र निर्भीक जो एक वाणी का मूल संवैधानिक अधिकार है हमारे अनुच्छेद 19(1)(a) में, 19(1)(a) में, अगर उसको आपको उजागर रखना है तो राजनीतिक कैंपेन के दौरान, उसकी गर्मी के और गर्माहट के दौरान एक राजनीतिक वक्तव्य के आधार पर इतना बड़ा उसका एक इशू बनाना, पुलिस को भेजना और गिरफ्तारी पे इंसिस्ट करना, मैं समझता हूं कि अगर कोर्ट कचहरी इसमें नहीं हस्तक्षेप करेंगे तो 19(1)(a) एक प्रकार से खत्म हो जाएगा। अंत में मैं इस निर्णय का पूरे रूप से एक समर्थन करते हुए बधाई देता हूं समाज को, देश को, कि उच्चतम न्यायालय ने
सही समय में इतनी जल्दी 2 दिन में ये निर्णय दिया, क्योंकि इसमें लिबर्टी के मुद्दे थे। मैं साथ साथ अपने उस हर जूनियर व्यक्ति को लीगल टीम में जिन्होंने इतना काम किया, क्योंकि 5 जगहों पे 2-3 हफ्ते में भाग दौड़ करके फाइल करना बनाना, उस सब के लिए और मुझे असिस्टेंस दी, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी और मैं और मेरे कॉलीग और सभी लोग इस निर्णय का बहुत पूरी तरह से व्यापक रूप से स्वागत करते हैं। और अब हम स्वागत बाद में करेंगे खेरा जी का भी।